नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से सपनों के जगत पे ही बातचीत करेंगे और कई सारे मित्रों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। कुछ प्रश्नों के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, पिछले पॉडकास्ट में हमने सपनों के जगत को समझा था, लेकिन कई सारे और प्रश्न हैं जो उलझा रहे हैं, उसको भी क्लियर करना जरूरी है। जैसे कई मित्रों के प्रश्न रहते हैं कि जो सपना है वो कुछ को ब्लैक एंड वाइट आता है, कुछ को कलरफुल आता है। जैसे पहले मूवीज ब्लैक एंड वाइट होती थी, अब कलरफुल होता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, सपना एक आदिम संरचना है। हमारा जो माइंड है वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हो। तो जो प्रिमिटिव माइंड है और प्रिमिटिव माइंड से आज तक का जो माइंड है, दो उसके विकास क्रम के अनुसार ये अंतर है। जैसे रंगों के प्रति व्यक्ति की जो संवेदनशीलता है वो धीरे धीरे बढ़ी। मनुष्य की जो आंख थी प्रारंभ से ही इतने रंग नहीं देख रही थी। तो शुरुआती दौर में जब मनुष्य का मन रंगों के साथ जूझ रहा होगा तो उसके लिए स्थिति कमोबेश ब्लैक एंड वाइट जैसी ही थी। फिर बाद में कुछ और रंगों में भेद शुरू हुआ। मूलतः फिर देखो 3 रंग बनते हैं। 3 से फिर आज हम जानते हैं किरण 7 रंग में टूट जाती है। फिर बहुत सारे शेड्स बन जाते हैं। तो ये रंगों के प्रति जो ये इतना इतना अंतर आया है वो इसी मनुष्य के मन के विकास के कारण आया है। और सपने भी चूंकि मन का ही एक पूरा कार्य व्यापार है, तो मन उस आदिम संरचना के कारण तमाम सपनों में रंग नहीं भरता और तमाम सपनों में रंग भर देता है। अब ये है कि किसके मन की संवेदनशीलता कितनी गई हुई है, किसके मन की नहीं गई हुई है, निर्भर करता है। किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। तो मतलब जो विकास क्रम है, तो कई लोग तो हमेशा ही ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। मतलब वो कहते हैं उनको कलरफुल सपने नहीं आते हैं। तो ऐसा भी देखा गया ऐसे कई केसेस में कि ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है कि वो जीवन पर्यंत ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं। अच्छा, जब वो अपने सपनों पर फोकस करते हैं तो आज के समय की जो उनकी कलर सेंसिटिविटी है वो भी कई बार इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे उन्होंने सपनों पे ध्यान ही नहीं दिया था ज़्यादा, तो उनके लिए वो आमतौर से ब्लैक एंड वाइट जैसी संरचना थी। फिर उन्होंने ध्यान दिया और आज की जो रंग संवेदनशीलता थी, कलर सेंसिटिविटी, वो उससे जुड़ी तो रंगा भी जाते हैं। कई ऐसे केसेस हैं लोगों के जहाँ पर उनको प्रारंभ में लग रहा था कि सपनों में कोई रंग नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा याद करने की कोशिश की, फिर थोड़ा और गौर किया तो उनको लगा धीरे धीरे रंग भरे जा रहे हैं। बच्चों की जो शुरुआती ड्राइंग सीखने की चीज़ है ना, ये वैसी ही तो चीज़ है ना। बच्चे शुरुआत में कितनी प्लेन ड्राइंग करते हैं, पहले पेंसिल से कलर, ब्लैक एंड वाइट ही करते हैं पेंसिल से। फिर बच्चों को भी कलर भरना हम सिखाते हैं, यानी कि बच्चों की कलर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। फिर शुरुआत में देखो बच्चे सही सही कलर नहीं भर पाते हैं। हरे की जगह पे नीला भर देंगे, पीले की जगह पे लाल भर देंगे। हमको उन्हें फिर बताना पड़ता है कि देखो पत्ती है पेड़ की तो हरी होगी, तो वहाँ हरा रंग लगाएंगे। पेड़ की ये जो टहनी है यहाँ पर हम कत्थई रंग लगाएंगे, उसके तने में हम ऐसा रंग लगाएंगे। तो बच्चा फिर बाहरी वातावरण और रंगों के साथ सामंजस्य बिठाते बिठाते एक दिन कुशल चित्रकार भी हो जाता है। वो सारे रंग ठीक बिठा लेता है। शुरू में ऐसा नहीं वो ठीक बिठा रहा है। तो ये जैसे बच्चों का भी विकास हो रहा है, तो वैसे देखा जाए लोगों के मन का भी विकास हो रहा है। तो जैसे जैसे मुझे लगता है, और ऐसे कुछ केसेस मैंने भी देखे, जो लोग पहले कहते थे ब्लैक एंड वाइट हैं, बाद में उनके कलर्ड हो गए, उनकी केवल सेंसिटिविटी चेंज हो गई। मतलब जिनको ब्लैक एंड व्हाइट आते थे उनको कलर भी आ सकते हैं। ये तो वही मन है ना। वही मन है, मन अपना बदल सकता है पैटर्न। अच्छा ना, सिर्फ जैसे मुझे ही है कि मुझे सपने याद नहीं रहते हैं, और कई सारे मित्रों से मैंने पूछा जब सपने पे हम लोग बातचीत करना शुरू किए तो कई लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता है।
तो इसके पीछे क्या कारण है? और कुछ लोग को हम एकदम लाइन टू लाइन याद रहते हैं सपने। अब ये भी वही बात है कि स्मृति भी सबकी अलग-अलग है। स्मृति भी तो इंसान की एक नहीं है, तो सबकी जैसे स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न हैं, वैसे ही उनको सपनों को याद रखने का तरीका भी भिन्न-भिन्न है। किसी की स्मृति बहुत तेज हो सकती है और किसी की स्मृति थोड़ी धीमी हो सकती है, तो उससे अंतर पड़ेंगे। तो इसको अगर कोशिश किया जाए तो सपने याद रखे जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल याद रखे जा सकते हैं। स्मृति तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, बिल्कुल याद रखे जा सकते हैं। और स्मृतियों में भी देखो कई स्मृतियों के ढांचे होते हैं, हम लोग उधर ध्यान नहीं देते। जैसे दृश्यों की स्मृति, चेहरों की स्मृति, आकारों की स्मृति, अंकों की स्मृति, शब्दों की स्मृति, ये सबके अलग-अलग पैटर्न होते हैं। जैसे कोई होगा वो दृश्यों की स्मृति बहुत सटीक रख लेगा, हो सकता है वो शब्दों की स्मृति उतनी सटीक ना रख पाए, तो उसको शब्द नहीं ठीक से याद रख पाएंगे, नाम बताओगे तुम वो भूल जाएगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह से अंक हैं, कई लोग हैं उनको तुम अपना फोन नंबर बताओ खट से याद कर लेंगे, कईयों को नहीं याद होगा। तो ये सब अलग अलग स्मृतियों के मस्तिष्क में केंद्र हैं जो सक्रिय होते हैं। सपना मोटे तौर से देखा जाए विजुअल मेमोरी पे बेस्ड है, जिसकी दृश्यात्मक स्मृति अच्छी है, विजुअल मेमोरी, उसको तो ज्यादा याद रह जाएगा। और फिर हम हर स्मृति को ट्रेन कर सकते हैं। स्मृति वैसे ही प्रशिक्षण का विषय है जैसे हमारे शरीर में कोई मसल। हम अपने शरीर की मांसपेशी को भी ट्रेन कर सकते हैं वजन उठाने के लिए या अतिरिक्त क्षमता अर्जित करने के लिए। तो उसी तरह से स्मृति भी देखा जाए एक मेंटल मसल है, एक मानसिक मांसपेशी जैसी स्थिति। अगर उस पर आप ध्यान देंगे, उसको थोड़ा नर्चर करेंगे, उसको थोड़ा सहेजने की कोशिश करेंगे, तो वो सशक्त हो जाएगी। तो ऐसे तो देखा जाए जैसे हम जब जागे रहते हैं और अपना कुछ काम कर रहे होते हैं तो वैसी मेमोरी तो याद रहती है, लेकिन सोए रहते हैं तब कुछ सपने चल रहे होते हैं, उसमें कुछ अंतर होता है क्या? ज्यादा अंतर नहीं, तुमको भी जान के हैरानी होगी, जरा तुम सोचोगे तुम खुद चौंक के रह जाओगे। जागते हुए भी लोग कहाँ याद रखते हैं। अभी अभी हम लोग बैठे हैं और अभी यहाँ से उठ जाएं तो अब यहाँ से 20 लोग बिठाओ और वो अभी हमको देख रहे हो आधे घंटे तक बैठ के, उसके बाद उन लोगों से पूछ दो कि संदीप ने और अनंत श्री ने किस रंग के कपड़े पहने थे। उन्होंने जीन्स पहनी थी, टी शर्ट पहनी थी, शर्ट पहनी थी, कुर्ता पहना था, पजामा पहने था, क्या पहने था? हाँ पहने तो थे कुछ। हाँ, ये 20 में से 12 आदमी ऐसे निकल आए कि जो नहीं बता पाएंगे। और चलो कुर्ता पजामा हमारा ऑब्वियस हो गया, तो इतना तो बता दें, कुर्ता पजामा अनंत पहने थे, संदीप पैंट और शर्ट पहने था, लेकिन शर्ट और टी शर्ट नहीं बता पाएंगे। रंग तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसे मेरा रंग बहुत ऑब्वियस है, पर्पल रंग है, बड़ा ऑब्वियस है, तो ये पर्पल रंग हो सकता है रजिस्टर हो जाए क्योंकि थोड़ा ऑफबीट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए सामान्य रंग के ही कपड़े मैंने पहने होते, 12 लोग रजिस्टर नहीं करते। किसी घर पे होके चले आते हैं, कभी उनसे पूछो क्या उनको पता होता है कि घर में कमरा कैसा था, सामान कैसा था, टेबल पे क्या रखा था, कार कहाँ पे खड़ी थी, चेयर कहाँ पे पड़ी थी? कहाँ मेमोरी है लोगों को? लोग जागते हुए भी बड़ी मोटी मोटी मेमोरी रखते हैं। हम मिले थे, बात हुई थी, चले आए। लेकिन कुछ लोग रजिस्टर करते हैं, उनसे पूछोगे कि जब कमरे में गए तो क्या था। तो अब ये चीज ट्रेनिंग से विकसित करी जा सकती है, इसका प्रशिक्षण दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ से ये तो फोकस पे भी तो डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल, उसने फोकस ही नहीं डेवलप किया, तो बहुत सारे लोग तो अनफोकस्ड ही जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए उनके सपने ही ब्लर्ड नहीं, उनकी जिंदगी भी ब्लर्ड है। सपनों के इंटरप्रिटेशन पे अनंत श्री कई बातें होती हैं। जैसे कुछ लोग सपनों को भी आध्यात्मिक बता देते हैं, संसारिक बता देते हैं, और कई जैसे एनिमल्स के हैं उनके प्रतीक को कुछ लोग शुभ बताते हैं, कुछ लोग अशुभ बताते हैं। देखिए सपनों का जो अर्थ है वो ऐसी चौपतिया किताबों से नहीं हो सकता। वो
चंद पन्नों वाली चौपतियाँ बिकती नहीं, इस्लामिक व्याख्याएं, हिंदू व्याख्याएं, बिल्ली देखा तो ये, कौवा देखा तो उसका मतलब ये, सांप देखा तो उसका मतलब ये, ऐसे नहीं होता। ऐसे कोई यूनिवर्सल सिंबल नहीं होते हैं जिनसे आप डिकोड कर लेंगे। जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक भावनात्मक डिक्शनरी होती है, इमोशनल डिक्शनरी होती है, जैसे भावनात्मक शब्दकोश होता है, ऐसे ही हर देखी हुई सपने की घटना, वस्तु और प्रतीक का उस व्यक्ति के लिए अपना मतलब होता है। उसके अपने अनुभव से वो चीज़ निकली होती है, उसकी अपनी इमोशनल डिक्शनरी से निकली होती है। तो ऐसे सपनों की व्याख्या नहीं हो सकती कि हम तुरंत किसी को बताएं। जैसे लोग चले जाते हैं ना किसी के पास पूछने की, मैंने सपने में कल देखा था बंदर खजूर खा रहा था, इसका मतलब क्या है? तो कहें खजूर का मतलब ये होता है, बंदर का मतलब ये होता है, तो इसका मिलाकर मतलब ये हो गया। ऐसे मतलब नहीं निकला। मतलब वो इंडिविजुअली शो करता है, इंडिविजुअल जर्नी है। सपना किसको आ रहा है? अपने खुद को अपने आ को रहा आ है। रहा है, तो दूसरा कैसे बताएगा क्या है मतलब? जैसे गाय का हो गया या किस मोर का हो गया, लोग कहते हैं ये सपना शुभ होता है। और अगर आध्यात्मिक में देखें तो लोग कहेंगे कि अगर सांप का सपना आ रहा है तो आपकी कुंडलिनी को दिखाता है। देखिए ये कल्चरल डिफरेंस पर है, और एक जो हमारा देखिए कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है, सामूहिक अचेतन होता है, वो कुछ कॉमन सिंबल को पैदा कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, हिंदू का एक अलग सामूहिक अचेतन होगा, मुस्लिम का अलग सामूहिक अचेतन होगा। एक हिंदू व्यक्ति ने गाय देखी, उसके लिए पवित्रता का सिंबल होगा कि बड़ा शुभ कुछ देखा। एक मुस्लिम ने गाय देखी तो उसके लंच और डिनर का भी कुछ आयोजन हो सकता है कि आज अच्छा लंच बनने वाला है, डिनर बनने वाला है। दोनों के लिए अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से हिंदू ने सुअर देखा तो अलग मतलब, मुस्लिम ने सुअर देखा तो अलग मतलब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए कल्चरली डिफरेंस है। हिंदू देखेंगे तो हमने विष्णु भगवान के दर्शन के लिए 12 अवतार देख लिए, और मुस्लिम तो सुअर से बिदक ही जाते हैं, वो देखेंगे तो उनके लिए तो बड़ा बिदकने वाला मसला हो गया। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि वो इंडिविजुअली होता है। इंडिविजुअल है, और उस समुदाय में उनका एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस बना है, उस समुदाय का उनका एक सामूहिक अचेतन है, जिससे वो समझ सकते हैं। उनके लिए देखिए क्या होता है ना कि एक धार्मिक समाज हो सकता है, एक और भी किसी तरह के समाज या परिवार हो सकते हैं, किसी खास चीज के प्रति एक अतिरिक्त लगाव और किसी खास चीज के प्रति एक अतिरिक्त घृणा, ये होती है लोगों के अंदर। तो उस लिहाज से फिर उनके लिए उसका मतलब संभव है कि उसके नजदीक हो जाए, उसके नजदीक हो जाए। ये स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे अभी सांप का मैं पूछा हूँ, तो उसका मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल जर्नी किसी की चल रही है, सांप के सपने आ रहे हैं इस तरीके के, तो वो कुछ इंडिकेट करता है कि वो भी इंडिविजुअल ही मतलब होंगे उसके। फ्रायड ने देखिए सांप को बड़ा क्लियरली कहा, लेकिन फ्रायड में भी बहुत सारे उसके अच्छे योगदान होने के बाद भी उसकी तमाम बातें बाद में रिजेक्ट भी हुई। फ्रायड कहेगा कि सांप को देखने का मतलब है फैलिक सिंबल है, ये लैंगिक प्रतीक है। सांप व्यक्ति की सेक्सुअलिटी को बता रहा है। जब आपने सांप देखा है तो ये रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी का मतलब है। काफी हद तक वो भी सही है, काफी ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल गलत है, काफी हद तक वो सही है रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी का, और फैलिक सिंबल तो वो है। फिर सांप किसी के लिए भय का प्रतीक हो सकता है, सांप किसी के लिए आदर का प्रतीक हो सकता है, जैसे वो बड़ा भक्त टाइप का रहा है व्यक्ति तो उसके लिए सांप आदर का प्रतीक हो सकता है। कहीं किसी ने सांप से किसी की मृत्यु को सुना या देखा था, उसके जहन पर वो छाप थी, तो उसके लिए सांप भय की स्मृति भी लेकर आएगा। और बहुत सारे छुपे हुए उसके मतलब हो सकते हैं, इसलिए एक मतलब पकड़ के ऐसे नहीं खींच सकते हैं कि इसका ये मतलब है। तो मान लीजिए इंडिविजुअल अगर कोई सपना देख रहा है तो वो खुद को कैसे एनालाइज करे कि हाँ ये मेरे लिए क्या बता रहा है? अनुभव से, ट्रायल एंड एरर से। वहाँ पर देखिए क्या है कि उसका सबसे बेहतर तरीका ये है, हम लोग इंटरप्रिटेशन पे मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी जंप कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन वाले को थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं हम लोग पॉडकास्ट के एंड की तरफ। अभी हम लोग और प्रश्नों की तरफ चलते हैं ना। ऐसे एक प्रश्न और है ना श्री, कि कुछ सपने लोगों को बार बार आते हैं, मतलब एक ही सपना उनको कई दिन तक लगातार आता है, उसके पीछे भी कुछ कारण होता है क्या?
कारण तो है। देखिए, सपनों के बारे में सबसे पहली चीज़ है समाज को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। आम तौर से लोगों ने एक धारणा ये पकड़ ली कि सपने पर ध्यान मत दो, सपना बेकार है, सपना बेईमानी है। लेकिन हमारे जीवन में वो शामिल है, तो हमारे जीवन में अगर अस्तित्व ने शामिल किया है तो वो इतना बेईमानी नहीं हो सकता। रिपीटेड ड्रीम्स हमारे अचेतन की वो आवाज़ है जो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे किसी कमरे में कोई बंद है, उदाहरण के लिए कमरा खुल नहीं रहा है, तो बार-बार नॉक कर रहा है वो, बार-बार नॉक कर, कोई सुन ले। तो ये जो बार-बार आता हुआ सपना है वो आपके मन के बंद दरवाजे पर बार-बार दस्तक दे रहा है। अच्छा। अब आपको सुनना है, जब आप उसको सुनेंगे, ध्यान देंगे उसके ऊपर, तो हो सकता है वो खुले। पहले हो सकता है भेष बदल के हो, जो आपको पकड़ में ना आ रहा हो, लेकिन जब उस पे ध्यान देंगे आप, तो वो जो अंधेरे मन का दायरा है अचेतन का, वो हो सकता है थोड़ा उजला हो, थोड़ा साफ हो, और फिर कोई प्रतीक, कोई संदेश हमारे लिए निकल कर आए। मतलब रिपीटेड ड्रीम्स विजुअल्स मतलब अलग-अलग हो सकते हैं। हाँ, विजुअल थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक ही सपना बार-बार हो सकता है। एक ही सपना। तो एक ही चीज़, एक ही जैसी चीज़ बार-बार दिखने का मतलब आपका अंतर्मन आपसे कुछ कह तो बेशक रहा है। हम उसको समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कह तो ज़रूर रहा है। अच्छा नजरी, अक्सर ऐसा होता है कि रात में अक्सर जो चीज़ें हम बहुत गौर से देखते हैं, ज़्यादातर लोगों से सुनने में आता है कि सपने भी उसी के आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने डरावनी मूवी देखी रात में, तो सपने भी हमें भुतहा ही आएँगे। बेशक देखिए क्या है ना कि यहाँ पर 80-20 का रेशियो तोड़ देते हैं। 20% माइंड की फंक्शनिंग कई बार बहुत डीप होती है। वो निरंतर कहीं अलग भी चिंतन मनन कर रहे हैं, और 80% जो मन है वो बाहर चलने वाले परिदृश्य से और बाहर चलने वाली जो भी क्रियाएं हैं उनसे प्रभावित हो रहा है, उनका डेटा रजिस्टर कर रहा है। इसीलिए हर सभ्यता संस्कृति में एक बात देखिए बार बार कही जाती है कि सोने से पहले थोड़ा मेडिटेटिव हो, सोने से पहले प्रार्थना करो, सोने के पहले विश्राम पूर्ण हो जाओ, क्योंकि जो डेटा उस समय आप डाल रहे होंगे माइंड में, उसकी संभावना बहुत है कि आपके अचेतन मन में चला जाए और सपने का निर्माण करे। फिर वो सपने का निर्माण होगा तो आपके लिए अच्छे बुरे महसूस करने के तमाम दायरे बदलेंगे। तो ये बिल्कुल 80% लोगों के लिए संभव है कि जो वो देखेंगे सोने से पहले, जो पढ़ेंगे, वो उनको दिखाई देगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान देने की है कि वो चूंकि है ड्रामा अनकॉन्शियस का, वो अचेतन का ड्रामा है, तो भले ही कैरेक्टर और स्क्रिप्ट हमारी अभी अभी की चली गई हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इनपुट जो है वो अंधेरे तहखाने से निकलकर जरूर आएंगे। अंधेरे तहखाने के कुछ इनपुट शामिल होंगे उसमें, और अगर वो बड़ी सतही हुए, बड़े ट्रिवियल हुए, तो हो सकता है उन पर हम ध्यान भी न दें, वो गुजर जाए। अनुश्री, चेतन अचेतन जैसा आपने बताया कि अब सपनों से थोड़ा सा हट के आ रहे हैं ताकि सपने का जगत और अच्छे से समझ में आए। चेतन अचेतन है क्या, मन है क्या? देखिए, मन तो एक इंटीग्रेटेड फ्लो है, मन एक अखंडित प्रवाह है। उसको समझाने के लिए हम चेतन और अचेतन की टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। चेतन मन उसको कहते हैं जो जागृत स्थिति में हम जिसको महसूस कर रहे हैं, जिससे हम अंतर संबंधित हो रहे हैं, जिससे हम संवाद कर रहे हैं, जिस मन के माध्यम से सारी दुनिया चल रही है अभी हमारे सामने, वो चेतन मन है। अचेतन हमारे अंधेरे मन में खोया हुआ वो मन का हिस्सा है जो अभी हमारे चेतन जगत में कहीं भी नहीं, वो छुपा हुआ है। वो हमारी तमाम इच्छाएं, हमारी तमाम वासनाएं, हमारे तमाम अनुभव, तमाम स्मृतियां, जिनको हमने कहीं अंधेरे में फेंक दिया है, जिनको हम देखना नहीं चाहते, या हम शायद इतने उनके प्रति अनजान हो गए हैं कि हम देखना चाहकर भी उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो वो जो मन का अंधेरा तहखाना है जहाँ पर बहुत कुछ शामिल होता है, जाना अनजाना, ज्ञात अज्ञात, वो अचेतन है।
लेकिन अचेतन पर एक बड़ी सुंदर बात मैं ये बताना चाहूँगा, जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, तो एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ निकल कर आई कि भारतीय दर्शन में हम जिसको कहते हैं काली, काली। काली माँ, तो ये भारतीय ऋषियों की प्रज्ञा ही कहेंगे और उनके अनुसंधान और अन्वेषण की तीव्रता कहेंगे कि उन्होंने एक काली का कॉन्सेप्ट दिया। और मूलतः देखा जाए ये जो काली है यही अचेतन है हमारा, काली माँ। तो अचेतन थोड़ा फेमिनिन वर्क करता है। फेमिनिन वर्क इसलिए करता है, अचेतन डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो छुपा हुआ है, अंधेरे में खोया हुआ है। तो हमारे मन की वो अंधेरे में खोई हुई जो स्थिति थी, जो तकरीबन स्त्रैण जैसी जान पड़ती थी और जिसमें अनंत संभावनाएं, अनंत चीजें शामिल थीं, उसको जब मनुष्यों ने देखा होगा तो उनको लगा ये तो काली माँ है। अब माँ उन्होंने दे दिया इसलिए क्योंकि सृजनात्मक क्षमता है उसमें, अचेतन के पास सृजन करने की क्षमता है। और काली को हमने ये भी दे दिया विध्वंस भी करती है, तो उसी अचेतन मन के पास विध्वंस करने की भी क्षमता है। जैसे कई इन्वेंशन जो हुए, कई इन्वेंशन हुए वो भी हैं। फिर काली को हम देखते हैं असुरों का संहार कर रही हैं। तो हमारे मन में जो विक्षिप्त वृत्तियां हैं, हमारे मन के जो अज्ञात भय हैं, हम अपने अचेतन की उस समझ और उस प्रक्रिया के माध्यम से उनसे पार जाते हैं, उनको समाप्त करते हैं। तो जो काली का पूरा डिपिक्शन हुआ है भारतीय दर्शन में, वो अचेतन की लीला है। और ये जो राक्षस हैं ये हमारे मन के ही राक्षस हैं, जो मन में उठते गिरते रहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वो दोनों के बीच है, चेतन और अचेतन के बीच एक, जैसे कहें कि मिडल पाथ है, उसको हम अवचेतन कह देते हैं, कि जहाँ पर कुछ छनकर आ भी रहा है और पूरा छनकर नहीं भी आ रहा है, जिसको टैप करना बहुत आसान है। काली की देखिए क्या है ना, जो तंत्र साधकों ने किया बहुत गहरा काम किया। कहते हैं काली की सिद्धि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि अचेतन में प्रवेश करना बहुत कठिन है, अवचेतन में प्रवेश करना आसान है। क्योंकि अवचेतन, जैसे कल्पना करो कि संगम हो रहा है दो नदियों का, तो जो बीच में वो जो ग्राउंड बन रही, इधर का पानी उधर मिल रहा है, उधर का इधर मिल रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, वो अवचेतन हो गया। चेतन और अचेतन के बीच जो संगम में लहरें उठ रही, हिलोरें उठ रही हैं, वो अवचेतन है, तो पकड़ा जा सकता है। और अचेतन तो एकदम घुप अंधेरी गहरी खाई, वहां जाना तो बड़ा खतरनाक है, तो अचेतन में हम नहीं जा पाते आसानी से। इसीलिए वो अचेतन उठकर सपनों के माध्यम से हमें पुकारता है। बड़ा सुंदर प्रतीक भी आपने दे दिया, काली माँ। अचेतन को हम नहीं पुकार पाते, अचेतन हमको पुकारता है, और हमारे सपने उस अंधेरी खाई से उठी हुई अचेतन की आवाजें। अच्छा नंश्री, कई बार पहले जैसे जो शिष्य हुआ करते थे, उनको अपने गुरु के सपने आते थे और उनको ऐसा लगता था कि गुरु हमसे आके कुछ कह रहा है। जैसे योगानंद जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, इसको कैसे देखा जा सकता है, इस पूरे परिदृश्य को? इसमें देखिए, इसमें बड़ा समझने का मसला है, क्योंकि इस विषय को लेकर लोग बड़े भावुक हो जाते हैं। और गुरुओं को तो बैटिंग करने की पिच मिल जाए तो वो तुरंत बैटिंग शुरू कर देते हैं कि हाँ, सपनों में आके मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास आकर कोई कहे कि गुरुजी आप मेरे सपने में आए थे, आप ये बात कह गए, तो गुरुजी को तो बड़ा अच्छा फील होता है कि हम गए थे ट्रेवल करके, उनके सपनों में कह आए। तो गुरुओं ने भी ऐसे ही पेश किया कि हम तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुमसे संपर्क कर लेंगे। देखो, कहीं कोई आता जाता तो है नहीं, और सपने निजी हैं, व्यक्ति के अपने हैं, तो जाहिर सी बात है जो सपने में वो गुरुओं को देख रहा है, वो गुरु भी उसके अपने ही हैं, अपने ही बनाए हुए हैं। जिसका जिससे लगाव है वो उसको देख लेगा। और मान लो किसी का आनंद श्री से लगाव है,
तो धरती के किसी कोने बैठा होगा, उसको सपने आ सकते हैं कि अनंत श्री मेरे सपने में आए, मुझसे ये कह गए। उसको लगे अनंत श्री ट्रेवल करके आए थे, सूक्ष्म शरीर से मेरे सपने में आके बात कहे गए। मैं चूंकि इतना, जिसको कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अस्तित्व ने मेरे ऊपर ऐसा गरम गरम दूध डाल रखा है कि हम तो बड़ा फूंक फूंक कर लेते हैं। जैसे कोई बोलता है हम तुरंत उसको रोक देते हैं। हम कहते देखो भाई, मुझे जो बात कहनी होती है मैं सीधे डायरेक्ट कहता हूँ। यूं तो फोन नहीं करता, लेकिन जरूरी होगा तो फोन करके कह दूंगा, मैसेज करके कह दूंगा, नहीं तो हमारा कोई भी निकट जो व्यक्ति है वो तुमसे कह देगा। डायरेक्ट होगी, ये नहीं हम सपनों में आके कहेंगे, क्योंकि लोगों का जो क्रिएटिव माइंड है वो इतना उपद्रवी है, वो क्या ना बना ले कि गुरुजी आपने कहा था ऐसा, तो हम तो ऐसा कर बैठे। गुरुजी आपने कहा था घर छोड़ के भाग जाओ, हम तो घर छोड़ के भाग गए। हमने नहीं कहा था आपसे घर छोड़ के भाग जाओ या आप ऐसा काम करो, कोई नहीं कहता, कोई गुरु कहीं आता जाता नहीं। कोई जब सूक्ष्म शरीर से कोई निकलता नहीं, ऐसा कोई आत्मा का विचरण नहीं होता, तो ये गुरुओं का देखना क्या है। तो एक तो देखिए कंडीशन ये है कि गुरु परिचित है, अनंत श्री को आप जानते हो तो उनको देख सकते हो, और आपके ही भीतर का हायर माइंड बहुत सारे बातों को निर्मित कर सकता है। रहा सवाल ज्ञान का, तो पहले तो फिर भी ज्ञान कम होता था लोगों के पास, अब तो इतना ज़्यादा ज्ञान है, सोशल मीडिया से लेके टीवी से लेके हर जगह कि सारा डेटा पड़ा है, याद भले ना हो व्यक्ति को, तो अनंत श्री का किरदार उठकर वो सारे डेटा को लेकर उनके सामने रख सकता है, जो लगेगा अरे ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे, बड़ी ज्ञान की बातें बताई, इतना ज्ञानी तो हम है नहीं। नहीं, आप ज्ञानी नहीं है, लेकिन आपके पास डेटा सारा है। एक स्थिति है जब आप जाने हुए गुरुओं को देखते हैं, चाहे वो योगानंद हो, विवेकानंद हो, सबकी स्टोरी सेम है, कोई इसमें अछूता नहीं है। फिर एक स्टोरी इससे भी आगे जाती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। जब कोई कहता है कि मैं तो गुरु को जानता भी नहीं था, मैं तो उनसे मिला भी नहीं था, और मैंने उनको देखा, मैं उनको देखता था या देखती थी, और फिर जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई, मैंने देखा अरे यही चेहरा, यही तो दिखते थे मुझको, इन्हीं को तो, और वो मेरे गुरु थे, मैंने उनको। अब उसको लाख समझाओ कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो डेटा तुम्हारे पास नहीं है उसको तुम देख लो, तो कहेगा मैं तो सुना ही नहीं था इनके बारे में, मैंने इनके बारे में जाना ही नहीं था। तो इस पे क्या होता है, एक बड़ा प्राइमरी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, इंक ब्लॉट टेस्ट। हाँ, सुना है हमने। जैसे अभी किसी सफेद कागज पर ऐसे इंक ऐसे छिड़क दो और फिर व्यक्ति से कहो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें देखकर बताओ, तो किसी को उसमें बुढ़ा दिखेगा, किसी को युवती दिखेगी, किसी को लड़का दिखेगा, किसी को फैला हुआ खून दिखेगा, किसी को हवाई जहाज दिखेगा, बन गए। जैसे हम लोग क्या, अब तो शहरों के कल्चर में तो अब इतना अच्छी पेंट वेंट सब हो जाती है, कहीं पेंट छूटती टूटती नहीं है, दरारें नहीं आती, तो देखने को नहीं मिलता। नहीं तो पहले जब घर होते थे इतनी बढ़िया पेंट नहीं होती, चूने वगैरह से पेंट होती थी, तो कहीं से चूना धुल जाता था, कहीं से हो जाता था, तो उसमें से कई चेहरे उभर आते थे। तो हम लोग देखते रहते थे कि ये चेहरा तो बुढ़िया का लग रहा है, अच्छा वो चेहरे हमारे अचेतन से वो भी आ रहे हैं, बादलों पे भी तो हम लोग, बादलों में तो दिखते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे ऐसे वो गड्ढ-मड्ढ चेहरे देख रहा होता है व्यक्ति, और चूंकि उसको मिलने की आकांक्षा तो है ही किसी से, गुरु की तलाश में है इसीलिए दिख रहा है। कोई जो किसी हीरो हीरोइन की तलाश में, उसको वो दिखेंगे चेहरे, और जो गुरु की तलाश में उसको गुरु के चेहरे दिखेंगे। फिर जब वो व्यक्ति से मिलता है तो इंक ब्लॉट की तरह से उसका अचेतन उनको मर्ज कर देता है, मिक्स कर देता है। एग्जैक्टली वो दिखा नहीं है, मतलब वो एकदम क्लियर दिखता नहीं, वो जोड़ लेता है कि यही होगा, यही होगा, यही है। और उसका मन चूंकि दोनों तरफ से सेटल्ड हो चुका है, वो मानना भी चाह रहा है कि ना ये है, तो वो मान लेता है कि यही है। तो इसलिए ये गड्ढ-मड्ढ होता है। इसके लिए मेरा एक सपना, क्या जागृत सपना था, विजन था, और बड़ा ही विचित्र विजन था, और लंबे समय तक मैं उसे जूझता रहा। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो संभव नहीं है, तो कुछ तो इसमें चमत्कारिक हुआ था। तो मैं 1986 समय याद है, मैं अपने घर के कमरे में बैठा था। अब जाहिर सी बात है, सेंसेस बड़ी एक्टिव थी, कल्पना शक्ति बड़ी प्रगाढ़ थी, तो मैंने बिल्कुल अपने ऐसे देखा जैसे कुछ रोशनी का बवंडर सा आया
और एक व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा हुआ और मुझसे कहता है, हेलो, हाउ आर यू। फिर वो गायब हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पास किताबें आई तो मैंने जे कृष्णमूर्ति की फोटो देखी, तो जे कृष्णमूर्ति थे। तो बहुत दिनों तक, सालों तक ये मानता रहा कि जे कृष्णमूर्ति मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे हैं, 1986। फिर जब सारी धुंध छटी, क्लैरिटी आई और टोटल इनलाइटनमेंट जब आया, तो हमने तो इनलाइटनमेंट की किस्तें भी बांधनी है ना। पार्शियल एनलाइटनमेंट। पार्शियल भी आ सकता है और टोटल भी आ सकता है। तो टोटल इनलाइटनमेंट में सब फिर चीज क्लियर हुई। मैंने देखा कि जी कृष्णमूर्ति का चेहरा इतना कोई हट के चेहरा नहीं है कि वो चेहरा ना आ सकता हो। आज आज की तारीख में अगर तुम मेरा चेहरा देखो, कितने लोग कंपेयर करते हैं आपका चेहरा जे कृष्णमूर्ति से, एक झलक देता है। मेरे फादर का भी चेहरा कुछ कुछ वैसा ही झलक देता था। बाद में उन्होंने दाढ़ी वगैरह रख ली तो चेहरा अलग हो गया, लेकिन जब क्लीन शेव्ड रहते थे तो थोड़ी झलक देता था। फिर मैं बहुत पढ़ रहा था तो ऑब्वियसली बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी, तो उसमें से कोई चेहरा बना। और उन बने चेहरों में से जब उनकी किताब आई और जो उनके विचार मैंने पढ़े, उनसे एक हार्दिक सामंजस्य बैठा। तो हमारे मन ने ये मानने की भरपूर कोशिश करी होगी कि ये यही चेहरा था, जी कृष्णमूर्ति का ही चेहरा था। मतलब वो थॉट भी एक हार्मनी में आने चाहिए अगर हम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इमोशनल हो गए उस चीज पर। जब हम उनको देख रहे हैं तो कृष्णमूर्ति जी की पुस्तक, उनका चेहरा, उसको देखकर हम इमोशनल हो गए। हमको लगा अरे वाह, ये बात तो कायदे की है, क्योंकि इतनी अच्छी बात पहले हमने कहीं नहीं पढ़ी थी। वो पढ़कर मुझे लगा जैसे ये बात मुझे ही कहनी है। ऐसा बहुत अच्छा है। तो वो एक भावनात्मक जो संवेग है, स्मृतियों का एक पूरा बादल है और डेटा का सारा प्रोसेसिंग है, उसने मिलकर हमारे मन को कन्विंस कर दिया कि जो मैंने देखा था वो जे कृष्णमूर्ति, वो जे कृष्णमूर्ति नहीं थे। अब प्रश्न ये उठेगा कि वो क्यों देखा था, किस लिए देखा था, वो एक अलग प्रश्न है, उसकी डिकोडिंग अलग करेंगे, लेकिन वो भी एक किस्म का सपना ही है। हाँ, अभी आपने विजन का नाम लिया है तो उसको अगले पॉडकास्ट में बात अगले करेंगे। पॉडकास्ट में विजन वाला थोड़ा और मिस्ट्री गहराएगी और जो मिस्ट्री की परतें हैं थोड़ी और उघड़ेंगी। लेकिन कोई भी ऐसे नहीं देखता। अगर मैंने जी कृष्णमूर्ति को पहले नहीं देखा होता तो देखने का सवाल नहीं, लेकिन मेरे मन ने ये क्यों माना कि, और ये बरसों तक मैं मानता रहा कि मैंने उन्हीं को देखा। लेकिन जब ये क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ डेटा देखा था, कोई डेटा था जिसको मेरे मन ने मान लिया था कि ये वही डेटा था, लेकिन वो डेटा नहीं था वो। सपनों का भी अनंतश्री थेरेपी की तरह यूज करते हैं हम लोग, जिसको ड्रीम थेरेपी बोलते हैं। तो सपनों का यूज कैसे कर सकते हैं हम थेरेपी में? होता ही रहा है। देखिए 1900 में जब फ्रायड ने अपनी किताब लिखी थी ड्रीम्स एंड इंटरप्रिटेशंस, तो फ्रायड ने तो लंबे समय सपनों पर ही पूरी चिकित्सा करी। उसकी तो चिकित्सा का पूरा आधार ही वही था। फिर साइकोएनालिसिस पूरी उस पर बेस्ड रही। कि सपने हमारे मन की बीमारियों, उन सब के बारे में बता रहे हैं, हमारे अचेतन भयों के बारे में, पूर्वाग्रहों के बारे में, धारणाओं के बारे में बता रहे हैं। तो अगर उनको समझा जाए तो व्यक्ति को कई सारे थेरेपेटिक इशारे दिए जा सकते हैं और उसको हील किया जा सकता है। तो सपनों के माध्यम से थेरेपी और हीलिंग तो बहुप्रचलित सिद्धांत रहा है और टोटली सक्सेसफुल। मतलब हिप्नोसिस की तरह? नहीं, हिप्नोसिस तो अलग चीज हो गई। हिप्नोसिस में तो हम उसको जानबूझकर एक जिसको कहें ट्रांस में डालते हैं, तो फिर ट्रांस में वो कुछ विजुअल्स देखता है तो उसके माध्यम से। लेकिन सपने तो हमको विजुअल्स ऑलरेडी आ ही रहे हैं। अच्छा। उन विजुअल्स में ही हमारी थेरेपी है। उन विजुअल्स में ही कोई ना कोई हमारी थेरेपी है। सपनों का अनंतश्री कई बार सीधा प्रभाव हम अपने बॉडी पे भी देखते हैं। जैसे कई बार सपना देखते देखते किसी को यूरिन हो जाता है, कई बार हम कुछ भी कर देते हैं सिर्फ डरावनी स्थिति में। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मतलब ये तो एकदम उल्टा हो गया कि याद भी नहीं रह रहा है सपना और अचानक ये सब चीजें हो जा रही हैं। कोई सपना तो मन से है और हमारा होना साइकोसोमैटिक है, मनोशारीरिक है। तो मन की चीजें शरीर पर रिफ्लेक्ट होती हैं। इसीलिए गहरे सपने में क्या होता है ना, हमारा मन बहुत अच्छे से काम करता है
और वो शरीर को पैरालाइज कर देता है। अच्छा। जब REM स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट वाली, तो उस समय सपने बहुत सक्रिय होकर अपना काम कर रहे होते हैं। तो उस समय हम स्लीप पैरालिसिस में होते हैं। हमारा शरीर एक्टिव नहीं रह जाता, बिल्कुल केवल माइंड एक्टिव है, विजुअल्स देखना, शरीर काम नहीं कर सकता। नहीं तो बहुत दुर्घटना हो सकती है। तुमने देखा कि तुम पहाड़ी से कूद गए, तुम अपने बिस्तर से कूद जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय हमारा मन केवल विजुअल्स पे काम कर रहा है, शरीर बिल्कुल पैरालाइज है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं आएगी। तो ये सुरक्षात्मक चीज़ है। और ये बात देखकर देखो, क्या है ना, लोगों को समझना चाहिए कि हमारा शरीर मन कितना इंट्रिकेट, कितना जटिल और कितना सुरक्षा से भरा हुआ है। वो हमेशा अपने प्रोटेक्शन में ही काम कर रहा है। तो हमारी कहानियाँ, हमारे विजुअल्स, ड्रीम्स, वो भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो यूरिन हो जाना या और ऐसे जो चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी ड्रीम में, वो एक्टिविटी हैं जहाँ पर शायद उनकी अर्ज इतनी तेज थी बॉडी में कि वो इनवॉलेंटरी वो हो गई चीज़। वैसी बच्चे अक्सर कर देते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग अभी उतनी नहीं है और उनको यूरिन का प्रेशर है, उनको लगा हम यूरिन जा रहे हैं और वो देख रहे हैं हम कहीं यूरिन कर रहे हैं, तो देखे कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। तो वहाँ पर उनका कंट्रोल लूज हो गया। एज एडल्ट जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम सपना देखेंगे भी कि हम कहीं खड़े होकर यूरिन कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद हमारी आँख खुल जाएगी और हमको पता चलेगा कि ब्लैडर फुल है और हमको जाना है। तो ये मस्कुलर कंट्रोल की बात है। तो बहुत सारे ऐसे शारीरिक प्रभाव आ जाते हैं तब जब व्यक्ति के भीतर या तो अर्ज बहुत तेज है या उसका मस्कुलर कंट्रोल उतना विकसित नहीं हुआ है। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। पिछले पॉडकास्ट में हमने अनंत श्री से सपनों पे बातचीत शुरू की थी और आज सपनों का सिलसिला चल ही रहा है। और अभी बात करते करते ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत से अभी चीज़ें हैं जो इसको समझने की ज़रूरत है और सपनों का जगत और गहरा होते जा रहा है। अनंत श्री सुलझाते जा रहे हैं, हमारे प्रश्न निकलते जा रहे हैं और कई सारे मित्रों ने प्रश्न डाले थे, हमने अनंत श्री से पूछा भी उन प्रश्नों को। और मैं चाहता हूँ कि अभी अगला पॉडकास्ट भी, जैसे अनंत श्री ने बोला कि विजन्स पे हम अगले बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन पे बात करनी है, कई सारी चीज़ें हैं अभी समझने को, तो हम अगले पॉडकास्ट में अनंत श्री से बात करेंगे। आप सभी मित्र पार्टिसिपेट करिए, अपने प्रश्न रखते जाइए और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।